हेलो फ्रेंड्स, माई सेल्फ सुशोभित राजपूत और मैं उत्तर प्रदेश के कासगंज डिस्ट्रिक्ट से बिलोंग करता हूँ। फ्रेंड्स, मैंने अभी 17 अक्टूबर को होने वाली DSSB स्पेशल एजुकेटर एग्ज़ाम में 130.54 मार्क्स स्कोर किए हैं, जो काफ़ी अच्छे मार्क्स हैं। तो सबसे पहले DSSB के बारे में जानते हैं। DSSB दिल्ली का एक बोर्ड है जो दिल्ली से रिलेटेड सभी एग्ज़ाम कंडक्ट कराता है। और स्पेशल एजुकेटर वो एजुकेटर होती हैं जो स्पेशल नीड्स वाले चिल्ड्रन हैं, जैसे कि HI होते हैं, VI होते हैं, उनकी काउंसलिंग करते हैं, उन्हें थेरेपी प्रोवाइड करते हैं, स्टडी रिलेटेड जो उनकी हेल्प करते हैं वो होते हैं। तो इसका स्कोप देखने से पहले सबसे पहले देखते हैं कि D.Ed स्पेशल एजुकेशन करने से क्या फ़ायदा है। तो सबसे पहले तो इसका फ़ायदा है जॉब अपॉर्चुनिटी ज़्यादा होती हैं, क्योंकि इस फील्ड में लोगों को नॉलेज कम है, तो इस वजह से कंपटीशन कम है काफ़ी। और ये जैसे कि ये डिप्लोमा जो होता है D.Ed स्पेशल एजुकेशन, वो 12th के बाद डायरेक्टली हम कर सकते हैं, तो जल्दी जॉब लगने के चांसेस होते हैं। अगला, गुड सैलरी। इसमें स्टार्टिंग सैलरी बहुत अच्छी है, जो मतलब बहुत सारी अच्छी जॉब से ज़्यादा सैलरी प्रोवाइड कराती है। और सबसे ज़्यादा फ़ायदा इसमें यह है कि आप डायरेक्टली 12th के बाद कर सकते हैं। उसके बाद डिप्लोमा करने के बाद आपको CTET क्वालिफाई करना है, उसके बाद DSSB की वैकेंसी निकलती है, आपको वो उस एग्ज़ाम को क्वालिफाई करना है। मैंने अपनी D.Ed स्पेशल एजुकेशन महर्षि दयानंद रिहेबिलिटेशन इंस्टीट्यूट मथुरा से की थी। तो पेपर के बारे में बात करते हैं। तो ये पेपर 2 घंटे का होता है। 2 घंटे में आपको 200 क्वेश्चन सॉल्व करने होते हैं। 0.25 की नेगेटिव मार्किंग होती है। पेपर 2 पार्ट्स में डिवाइड होता है, पार्ट A एंड पार्ट B। पार्ट A की अगर बात करते हैं तो सबसे पहले उसमें आता है मैथ्स, रीजनिंग, फिर इंग्लिश, हिंदी एंड देन GK। हर पार्ट 20-20 मार्क्स का होता है। तो पार्ट A के हो गए 100 मार्क्स, और पार्ट 2 जो होता है पार्ट B, उसमें 2 सब्जेक्ट आते हैं। एक होता है एजुकेशन साइकोलॉजी, पेडागोजी, और स्पेशल एजुकेशन रिलेटेड जो क्वेश्चन होते हैं वो। तो फ्रेंड्स, इस एग्ज़ाम में सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या होती है? सबसे बड़ी प्रॉब्लम होती है टाइम मैनेजमेंट को लेके। इस एग्ज़ाम में एक और बहुत बड़ी दिक्कत है जो शायद ही किसी और एग्ज़ाम में होती हो। आपको जो क्वेश्चन अटैम्प्ट करने हैं वो स्लॉट बाय स्लॉट करने हैं। सबसे पहले आप जैसे आपने रीजनिंग के क्वेश्चन आए, आप रीजनिंग अटैम्प्ट कर रहे हैं क्वेश्चन, आपको रीजनिंग के क्वेश्चन नहीं आते हैं, तो अदर्स एग्जाम में आप सोचते हैं कि मतलब रीजनिंग नहीं आ रही, ठीक है मैथ के क्वेश्चन कर लेता हूँ, पर इसमें ऐसा नहीं होता। आप सबसे पहले रीजनिंग के क्वेश्चन अटैम्प्ट करेंगे, उन्हें सेव करेंगे, देन आप नेक्स्ट टॉपिक पे मूव करेंगे, नेक्स्ट जो क्वेश्चन है मैथ्स के जिसके भी। तो इस वजह से टाइम मैनेजमेंट में बहुत प्रॉब्लम होती है। मैथ्स के क्वेश्चन, रीजनिंग के क्वेश्चन सॉल्व करने में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो जाती है। 2 घंटे मिलते हैं, 2 घंटे में 200 क्वेश्चन सॉल्व करने होते हैं। पैसेजेस होते हैं, उसमें पैसेजेस पढ़ने पड़ते हैं इंग्लिश में, हिंदी में। तो अगर बुक्स की बात करें तो रीजनिंग के लिए आप अरिहंत की बुक पढ़ सकते हैं। रीजनिंग, मैथ्स, इंग्लिश आपको CHSL की कोई भी सी भी बुक से पढ़ सकते हैं। SSC CHSL की लेवल की मैथ्स, रीजनिंग और इंग्लिश की जो बुक है आप अरिहंत की खरीद सकते हैं, उसी से आपका काम हो जाएगा। बस आपको डेली प्रैक्टिस करनी है मैथ्स, रीजनिंग की, क्योंकि आपको लिमिटेड टाइम मिलता है। आपको 100 क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए सिर्फ 1 घंटा मिलता है। उसमें भी थोड़ी फॉर्मेलिटीज़ होती हैं, साइन करने होते हैं, कभी किसी का PC ऑफ हो गया, जैसे कि ऑनलाइन एग्ज़ाम ऑनलाइन होता है। तो आपको जल्दी से जल्दी सॉल्व करने की प्रैक्टिस करनी है मैथ्स और रीजनिंग की। इंग्लिश की बात करें तो आपको पैसेज सॉल्व करने हैं, जल्दी जल्दी रीडिंग आप रीडिंग हैबिट बनानी पड़ेगी। आपको जल्दी जल्दी पढ़ के आप क्वेश्चन जल्दी से सॉल्व करें। ऐसे ही हिंदी जैसे कि हमारी मदर टंग होती है मोस्टली, तो हम उसको पढ़ लेते हैं अच्छे से, लेकिन हमें इंग्लिश पे ज़्यादा फोकस करना है, उसके पैसेजेस हम अच्छे से पढ़ सकें। और जीके के लिए आप NCERT रेफ़र कर सकते हैं, 6 to 8 की हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटिकल साइंस की। बट मेरे हिसाब से इतना वर्थ नहीं है, क्योंकि क्वेश्चन 4-5 क्वेश्चन आते हैं और उसके लिए 4-5 बुक पढ़ना कोई फ़ायदे की बात नहीं है। स्पीडी की मैगजीन पढ़ सकते हैं आप करंट अफेयर्स के लिए। करंट अफेयर का पोर्शन उसमें काफ़ी आता है, 15 से 16 क्वेश्चन आते हैं करंट अफेयर के। उप्स, इस रुकावट के लिए सॉरी, पर आपकी यूपीएससी की तैयारी में कोई बाधा ना आए, चाहे वो रिसोर्सेस की हो या सही गाइडेंस की।
इसके लिए पिछले 5 साल से स्लीपी क्लासेस क्वालिटी कंटेंट प्रोवाइड कर रहा है अफोर्डेबल प्राइसेस पे। यूपीएससी कोचिंग में हमने एक भ्रम को तोड़ा है कि ओल्डेस्ट इज द बेस्ट या महंगा सबसे बेहतर है, और हमारी सैकड़ों सक्सेस स्टोरीज इस बात की गवाह हैं। तो आइए अपनी यूपीएससी की जर्नी शुरू कीजिए हमारे साथ, जुड़िए हमारे यूट्यूब चैनल पे और एनरोल कीजिए यूपीएससी 2022 और 23 के कोर्सेज के लिए हमारी ऐप पर। धन्यवाद। आपको फोकस किस सब्जेक्ट पे करना है? आपको फोकस करना है रीजनिंग पे, इंग्लिश पे और हिंदी पे। मैं मैथ्स के ज़्यादा क्वेश्चन अटैम्प्ट नहीं करके आया था, 4 से 5 क्वेश्चन अटैम्प्ट करे थे, क्योंकि वो टाइम ले रहे थे बहुत ज़्यादा। पेपर हार्ड था, मैथ के क्वेश्चन भी हार्ड थे, तो मैंने मैथ पे ज़्यादा फोकस ना करके अपना बेस्ट दिया रीजनिंग, इंग्लिश और हिंदी में। आप एम करिए कि आपके इन तीनों सब्जेक्ट्स में एटलीस्ट 17+ मार्क्स होने चाहिए 20 में से। रीजनिंग ऐसा सब्जेक्ट है जिसे नहीं आता वो ट्राई भी नहीं करता सीखने की, लेकिन अगर आपकी रीजनिंग अच्छी है, आप 20 में से एटलीस्ट 19-18 ईजिली ला सकते हैं। वही केस इंग्लिश में होता है, वही केस हिंदी में। हिंदी इंग्लिश हम सीटेट के लिए भी पढ़ते हैं, हिंदी पढ़ते हैं कम से कम। हिंदी आपको सीटेट की बुक से ही पढ़नी है। जीके पर आपको मेहनत करनी पड़ेगी, और जीके का हम प्रेडिक्ट नहीं कर सकते कि कौन सी बुक से क्वेश्चन आएंगे, कौन सी से नहीं आएंगे। तो जीके का आप पढ़ के जाइए, लेकिन मतलब इस बेसिस पे मत जाइए कि जीके में बहुत अच्छे नंबर लाने हैं। आप जीके और मैथ्स अगर आपकी वीक है तो मैथ्स में थोड़े नॉर्मल नंबर ला सकते हैं, बट आपको अच्छा स्कोर करना है इंग्लिश, हिंदी और रीजनिंग में। रीजनिंग के 20 चैप्टर्स होते हैं, उससे ज़्यादा सिलेबस बाहर नहीं जाता। आपको रीजनिंग पे बहुत ज़्यादा एम्फेसाइज करना है। मैथ्स भी आपको अच्छे से पढ़ के जानी है, बट अगर आपको टाइम लगता है कि मेरा कम रह जाएगा तो आप थोड़े क्वेश्चन छोड़ सकते हैं। अब पार्ट ए को सॉल्व करने के लिए आपको ज़्यादा से ज़्यादा 70 to 75 मिनट्स स्पेंड करनी है अपनी। 75 मिनट से एक भी मिनट ज़्यादा नहीं, क्योंकि अगर आप इधर क्वेश्चन सॉल्व करने में लग जाते हैं तो आपका पार्ट बी छूट जाएगा, जिसकी आपको बहुत बड़ी कॉस्ट पे करनी पड़ेगी। अब पार्ट ए के लिए ज़्यादा से ज़्यादा 70 to 75 मिनट्स लीजिए, और जो रिमेनिंग टाइम है उससे पार्ट बी सॉल्व करिए। एम रखिए अपना, मुझे पार्ट फर्स्ट में 60+ मार्क्स से अचीव करने हैं एटलीस्ट। अब पार्ट बी की बात करते हैं। पार्ट बी में सब्जेक्ट होते हैं, एजुकेशन साइकोलॉजी होता है, स्पेशल एजुकेशन से रिलेटेड क्वेश्चंस आते हैं। बट एजुकेशन साइकोलॉजी की अगर बात करें तो आप सरोवर पब्लिकेशंस की बुक रेफर कर सकते हैं, जो एजुकेशन साइकोलॉजी के लिए आती है। उसमें अराउंड 27 चैप्टर्स दिए हुए हैं। डेली अगर आप एक चैप्टर करते हैं तो आपका 1 महीने में सिलेबस हो जाएगा। सबसे पहले आपको क्या करना है, चैप्टर पढ़ना है, एंड टू एंड उसके क्वेश्चन लगाने हैं, क्वेश्चन रिवाइज करने हैं, और उसके साथ साथ आपको साइकोलॉजी के शॉर्ट नोट्स बनाने हैं। ऐसे शॉर्ट नोट्स बनाने हैं जो आप जल्दी से जल्दी एक दिन में पूरी साइकोलॉजी रिवाइज कर रहे हैं, ताकि जब आपका एग्जाम हो उससे पहले आप बैठ के साइकोलॉजी के नोट्स रिवाइज करके एग्जाम सेंटर में जा सकें। यही आपको दूसरे सेकंड पार्ट के दूसरा सब्जेक्ट है जो स्पेशल एजुकेशन से रिलेटेड है, उसके लिए भी कर सकते हैं। अगर आपको स्पेशल एजुकेशन के नोट्स नहीं मिल रहे हैं तो मैं अपने नोट्स डाल दूंगा लिंक में, जिससे आपको हेल्प होगी। पर आप भी कोशिश करिए, आप एजुकेशन साइकोलॉजी के कम से कम शॉर्ट नोट्स बनाएं। अपने हैंड रिटन जो नोट्स होते हैं वो हम अच्छे से पढ़ के समझ सकते हैं, और लिखा हुआ होता है तो याद रहता है लंबे टाइम तक। इतने छोटे नोट्स बनाइए, अगर आप एग्जाम में जाते हैं उससे पहले आप साइकोलॉजी और स्पेशल एजुकेशन अच्छे से रिवाइज करें, जल्दी 1-1.5 घंटे में रिवाइज कर सकें, क्योंकि आपके उससे 2, 4, 5 जितने भी मार्क्स बढ़ें वो आपको एक्स्ट्रा बेनिफिट ही देंगे। जितना जल्दी आप रिवीजन करेंगे, और जितना जल्दी आप रिवीजन करेंगे उतना जल्दी आप टेस्ट देंगे। सेकंड पार्ट में भी आपको एम करना है 60+ कम से कम, ज़्यादा से ज़्यादा आपकी मर्जी जितना आप लाना चाहते हैं। तो व्हाट टू डू, हमें इस एग्ज़ाम को क्वालिफाई करने के लिए, अपना 100% सिलेक्शन के लिए क्या करना चाहिए? सबसे पहले टाइम मैनेजमेंट। बहुत सारे स्टूडेंट टाइम मैनेजमेंट नहीं कर पाते, पार्ट ए में फंस जाते हैं, पार्ट बी के क्वेश्चन रह गए, क्योंकि स्लॉट बाय स्लॉट बढ़ना होता है। आगे मैथ्स में रह जाते हैं, रीजनिंग में रह जाते हैं, रीडिंग स्लो होती है। तो आपको हर सब्जेक्ट पे फोकस करना है। जाने से पहले आपको 50-60 जितने ज़्यादा से ज़्यादा हो सके उतने मॉक सॉल्व करने, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देखने। अब तक ये एग्ज़ाम 3 बार हो चुका है, 2014, 18 और 21 में। पीआरटी स्पेशल एजुकेटर के क्वेश्चन पेपर सॉल्व करिए, पीआरटी नॉर्मल के क्वेश्चन पेपर सॉल्व करिए, टीजीटी स्पेशल एजुकेशन के क्वेश्चन पेपर सॉल्व करिए। एटलीस्ट पार्ट फर्स्ट में आपको बहुत ज़्यादा हेल्प होगी, क्योंकि पार्ट ए का सिलेबस सब में सेम है। दूसरा, आपको शॉर्ट नोट्स बनाने हैं। शॉर्ट नोट्स में आपको बता चुका हूँ,
रिवीजन आप ये सोचिए, कल आपका एग्जाम है, आप लास्ट टाइम पे रिवीजन कैसे करेंगे अगर आपके पास शॉर्ट नोट्स नहीं होंगे? आप पूरी बुक लेके नहीं बैठ सकते एजुकेशन साइकोलॉजी की, स्पेशल एजुकेशन की और पार्ट ए की। पार्ट ए के एक बार को अगर आप नहीं बनाते हैं नोट्स तो कोई दिक्कत नहीं है, मैथ्स रीजनिंग रिवाइज नहीं करनी होती है, उसे बस प्रैक्टिस करना होता है। आप ज़्यादा प्रैक्टिस करिए और ट्राई करिए जितनी जल्दी से जल्दी हो सके उतना जल्दी से जल्दी क्वेश्चन सॉल्व कर सकें। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सॉल्व करने हैं आपको 2014, 18 और 21 के। पीआरटी के कर सकते हैं आप, पीआरटी स्पेशल एजुकेटर की कर सकते हैं और टीजीटी स्पेशल एजुकेशन के भी कर सकते हैं। ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन सॉल्व करिए और जैसा कि आपको पता है कि नेगेटिव मार्किंग है 0.25 की, आपको फोकस करना है कि आपका इंटेलिजेंट गैस वर्क है। जो अगर आप तुक्का भी मारते हैं क्वेश्चन में तो इंटेलिजेंट गैस वर्क होना चाहिए। वो ये नहीं है कि अकड़ बकड़ बम्बे उगल के कोई टिक मार दिया। आपको अच्छे से एलिमिनेट करके ऑप्शन तब वो करना है, क्योंकि ऐसा होता है एग्ज़ाम में 200 नंबर का अगर एग्ज़ाम है तो शायद 120 या 130 से ज़्यादा क्वेश्चन 100% नहीं आते होंगे सबको। कुछ लोग रिस्क लेते हैं, जैसे मैंने एग्ज़ाम में 180 अराउंड क्वेश्चन अटैम्प्ट किए थे, उसमें से 135 या 140 के आसपास मेरे ठीक थे और थोड़े नेगेटिव मार्किंग में चले गए थे। बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं 120 अटैम्प्ट करके आते हैं 130। जब आप ज़्यादा क्वेश्चन अटैम्प्ट ही नहीं करेंगे तो आप भूल जाइए आप कट ऑफ के आसपास होंगे, क्योंकि कट ऑफ बहुत सारे लोग सोचते थे लास्ट ईयर 80 गई थी, इस बार भी 80 जाएगी। मेरे बहुत सारे फ्रेंड्स थे जो इसी वजह से रह गए, 80 का ही एम किया था जिन्होंने। लेकिन कंपटीशन बढ़ चुका है इसमें भी, अब ऑनलाइन कोचिंग हो गई है, अवेयर हो गए हैं लोग इस डिप्लोमा के बारे में। आप अपना सिलेबस कंप्लीट करिए जल्दी से जल्दी, जितना जल्दी हो सके। फिजिक्स वाले सर की टेस्ट सीरीज़ की अगर बात करें तो उन्होंने बिल्कुल सेम DSSB का जैसे सॉफ्टवेयर है, जैसा हम ऑनलाइन एग्जाम में बिल्कुल सेम वैसी वेबसाइट है। आप कंप्यूटर पे अपने टैबलेट पे जाके क्वेश्चन अटैम्प्ट कर सकते हैं। उससे क्या होगा, आपको टाइम मैनेज करना आ जाएगा। आपने कितनी मिनट्स में क्वेश्चन अटैम्प्ट करे, पार्ट ए में कितना टाइम लिया, पार्ट बी में कितना टाइम लिया, वही सेम रिफ्लेक्ट होता है एग्ज़ाम में जाके। तो एग्ज़ाम लाइक सिचुएशन में क्वेश्चन अटैम्प्ट करिए घर पे बैठ के अकेले। मैं जब लास्ट टेस्ट देके गया था अपना, तो मेरे अराउंड 125 के अराउंड मतलब बैठ रहे थे मार्क्स। उसमें आपको ये भी बता देता है आपको पॉजिटिव मार्क्स कितने थे, नेगेटिव मार्क्स में कितने कम हुए, कितने क्वेश्चन आपने अटैम्प्ट करे, कौन सा पार्ट आपका स्ट्रॉन्ग है, कौन सा पार्ट वीक है। प्रतीक वाले सर की आपको टेस्ट सीरीज़ ज्वाइन करनी है, आप एक टेस्ट लगा के देख लीजिए, अगर आपको अच्छा लगता है तो आप ज्वाइन कर सकते हैं। मुझे उसने बहुत फ़ायदा दिया था, क्योंकि अगर आप टेस्ट सॉल्व नहीं करते एग्ज़ाम लाइक सिचुएशन में, तो आप जब एग्ज़ाम देने जाएंगे आपको स्ट्रेस हो जाएगा कि क्वेश्चन अटैम्प्ट नहीं हो रहे, हार्ड पेपर आया है, सॉल्व नहीं हो रहा। तो अगर आप पहले ही इतनी प्रैक्टिस कर लेंगे 50-60, तो आपको हैबिट में आ जाएगी वो चीज़। सुबह लेके बैठे टेस्ट सॉल्व करा टैब में या मतलब अपने कंप्यूटर पे, तो आपको ये हैबिट डेवलप करनी पड़ेगी खुद में। डेली या कम से कम 2 दिन में एक टेस्ट ज़रूर दीजिए। आप जितनी ज़्यादा हो सकती है उतनी प्रैक्टिस कर सकते हैं। सरोवर पब्लिकेशंस की बुक है, उसमें चैप्टर दे रखा है, उसमें क्वेश्चन दे रखे हैं। क्वेश्चन आपको जहाँ से मिले वहाँ से सॉल्व करिए। साइकोलॉजी की सीटेट की बुक से प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर लीजिए। व्हाट नॉट टू डू, ऐसी क्या क्या चीज़ें हैं जो आपको नहीं करनी है जैसे आपका सिलेक्शन रुके। नॉट मेक शॉर्ट नोट्स, अगर आप शॉर्ट नोट्स नहीं बनाएंगे तो आप रिवीजन नहीं कर पाएंगे अच्छे से और आप भूलते चले जाएंगे जल्दी सब। शॉर्ट नोट्स आप डेली देख सकते हैं, सोने से पहले जा रहे हैं तब देख लिए, तो आप फ्रेश बनी रहती है वो चीज़। अगला, कोई सब्जेक्ट छोड़ के नहीं जाना है। ये सबसे बड़ी मिस्टेक होगी आपके सिलेक्शन होने में, अगर आप कोई भी सब्जेक्ट छोड़ के चले जाते हैं। मैथ्स नहीं आता तो मैथ्स छोड़ के चले गए, रीजनिंग नहीं हो रही रीजनिंग छोड़ के चले गए, इंग्लिश नहीं हो रही इंग्लिश छोड़ के चले गए। आपको हर सब्जेक्ट पे अच्छे से फोकस करना है और अपना बेस्ट देना है हर सब्जेक्ट में। बहुत सारे लोग होते हैं मैथ्स छोड़ के चले जाते हैं, लेकिन उन्हें बहुत बड़ी कॉस्ट पे करनी पड़ती है इसकी। आपको इसलिए हर सब्जेक्ट पे अच्छे से फोकस करना है। ये नहीं इस पे ज़्यादा फोकस करा, इस पे कम करा, क्योंकि आपको पता नहीं है कौन सा सब्जेक्ट ईजी आ जाए, कौन सा सब्जेक्ट हार्ड आ जाए। इसलिए आपको हर सब्जेक्ट पे अच्छे से फोकस करना है, पार्ट ए में भी पार्ट बी में भी। फोकस ऑन रीजनिंग, इंग्लिश एंड हिंदी। जैसा मैंने आपको पहले बताया था, रीजनिंग में आप 20 में से 17 ईजिली ला सकते हैं मार्क्स, और इंग्लिश में भी और हिंदी में भी ईजिली 17-18 मार्क्स। तो 50+ मार्क्स तो आपके ऐसे ही बन जाएंगे अगर आप इनमें 17 या 18 मार्क्स लाती हैं तो। अब लास्ट जो पॉइंट है, सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है, आप कट ऑफ पे बिल्कुल डिपेंड मत रहिए। बहुत सारे लोग होते हैं 2014, 2018 का एग्ज़ाम देख के बोलते थे कि 80 से ज़्यादा कट ऑफ नहीं जाएगी, कभी नहीं गई, बट इस बार 99 चली गई कट ऑफ, 19 मार्क्स इंक्रीज़ हो गई। बहुत सारे लोग इस चक्कर में रह गए। अब कंपटीशन बढ़ चुका है
और अवेयरनेस हो, ये लोगों को ऑनलाइन इतने रिसोर्सेज हैं, तो आप ज़्यादा से ज़्यादा एम बनाइए। मैंने अपना एम 120 प्लस बनाया था, क्योंकि मुझे पता था अगर मैं इतना स्कोर करता हूँ तो 100% सेफ जोन में रहूँगा। मुझे बाद में स्ट्रेस नहीं होगा कि कट ऑफ अगर 2-4 नंबर चली जाती है ज़्यादा तो मुझे प्रॉब्लम होगी। तो आप भी एटलीस्ट 120 या 130 प्लस रखिए। ज़्यादा रख सकते हैं तो और अच्छी बात है, बट मिनिमम आप 120 प्लस का स्कोर अचीव करने की कोशिश करिए। थैंक यू सो मच।